Today we are going to start lecture on the Indian Enactment Act 1882. It is Act number 5 of 1882. In our syllabus, we have to study 3 acts which have been enacted in 1882. That is Indian Enactment Act, Transfer of Property Act, and the third is Negotiable Instrument Act. Sorry, Indian Trust Act. Negotiable Instrument Act का है? आपको 3 अधिनियम पढ़ने हैं 1882 के। वैसे एनआईए भी तो 1882 का है ना। एनआईए कब का है? परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 है, 1881 है। ओके, क्या बात है, किसी को नहीं पता है? एनआईए इज ऑफ 1881, ठीक है। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 का है। आपके सिलेबस में 3 एक्ट हैं जो 1882 के, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट and Indian Enactment Act. So you have to memorize number of all these 3 acts of same year. इन तीनों अधिनियमों का आपको अधिनियम संख्यांक याद करना है। एक का अधिनियम संख्यांक 2 है, एक का 4 है, दूसरे का 5, तीसरे का 5 है। ये 5 है इंडियन एनएक्टमेंट एक्ट नंबर 5। ओके, it is one of the minor law of medium size. ठीक है, ये माइनर लॉज में एक छोटे आकार का अधिनियम है जिसमें there are total 64 sections divided in 6 chapters. अधिनियम में कुल 64 धाराएं हैं जो 6 अध्यायों में बटी। The division of chapters start from section 4 like Indian Contract. जैसे भारतीय संविदा अधिनियम में अध्याय धारा 3 से आरंभ होते हैं, वैसे यहाँ अध्याय धारा 4 से शुरू हो रहे हैं। It means the first 3 sections, section 1 to 3, have not been classified under any chapter. प्रथम 3 धाराएं, धारा 1, 2 और 3, ये किसी अध्याय के अधीन नहीं, अध्याय संख्या 1 के अधीन नहीं। जैसे आप सीपीसी पढ़ते हैं, सेक्शन 1 to 8 have not been classified under any part because CPC have been classified, divided into parts, into 11 parts. But the first 8 sections have not been mentioned under any part. Like the same, the first 3 sections of this act have not been classified into under any chapter. ठीक है, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 से 8 तक किसी भाग के अधीन नहीं। सीपीसी भागों में विभक्त है, संविधान आपका भागों में विभक्त है, ठीक है। तो जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम 8 धाराएं किसी भाग के अधीन नहीं है, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम की प्रथम 2 धाराएं किसी अध्याय के अधीन नहीं है, वैसे ही इस अधिनियम की प्रथम 3 धाराएं किसी अध्याय के अधीन नहीं है। अध्याय 1 आरंभ होता है धारा 4 से। प्रथम 3 धाराएं इंट्रोडक्टरी नेचर की है। The first 3 sections are of introductory nature under the heading of preliminary. ठीक है, संक्षिप्त नाम, व्यावृत्तियां और पुराने एक्ट्स का इंटरप्रिटेशन। ओके।
from chapter 1, which starts from section 4, the provisions related to easements have been enacted, but not till the end of that, but only up to chapter 5, that is up to section 51. The last chapter, that is chapter 6, is related to the legal provisions related to license. प्रथम 5 अध्याय, धारा अध्याय 1 से 5, जो कि धारा 4 से 51 तक है, वही सुखाचारों से संबंधित है। अंतिम अध्याय जो अध्याय 6 है, वो लाइसेंस से संबंधित है। ओके, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। तो ये बिल्कुल अलग अध्याय है, इसके हेडिंग से बिल्कुल डिफर करता है। भले ही इस अधिनियम का नाम है इजमेंट एक्ट, सुखाचार, लेकिन इस अधिनियम में केवल सुखाचार ही नहीं, बल्कि सुखाचार और अनुज्ञप्तियां यानी लाइसेंस। लाइसेंस किस चीज का? प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी के से संबंधित लाइसेंस। लाइसेंस तो आपके शराब के कारोबार का होता है, लाइसेंस गन का होता है, लाइसेंस ड्राइविंग का होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज या प्रॉपर्टी या थिंग्स का होता है। यहाँ किस चीज के लाइसेंस की बात है? यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में किसी लाइसेंस की बात है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज क्वाइट डिफरेंट इन कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स। ठीक है, ये जो अध्याय 6 है वो बिल्कुल अलग है। अब हम इसके आउटर स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। The Easement Act (1882). Okay, I hope it will be visible to you. आपको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Act number 5 of 1882। इसका आउटर स्ट्रक्चर, इसके आउटर स्ट्रक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, मेन प्रोविजन। ओके, फर्दर मेन प्रोविजन। सो हियर section 1 to 3. Here chapter 1 to 6, section 4 to 64. Now this group shall be should be classified in the next two groups of easements. Of license। ठीक है, तो हमने इस अधिनियम की रूपरेखा बनाई। सबसे पहले हमने इसको 2 वर्गों में बांटा। इसका इंट्रोडक्शन जो प्रिलिमिनरी के हेडिंग के तहत है, सेक्शन 1 to 3 है। देन मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, चैप्टर 1 to 6, सेक्शन 4 to 64। इसको फिर हमने 2 ग्रुप में बांटा। प्रोविजंस ऑफ द मेन प्रोविजन ऑफ इजमेंट, chapter 1 to 5, section 4 to 51, and chapter 6, section 52 to 64। ये आपका आउटर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है। लाइसेंस का मतलब क्या है कि कोई पर्सन आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई यूज करने के लिए विदाउट ट्रांसफर ऑफ सच इंटरेस्ट, सच यूज, राइट टू यूज, वो आपको अधिकार का अंतर नहीं किया है, बट ही
grant some permission to you to utilize the property without transferring any interest in the property. अनुज्ञप्ति क्या है बताऊंगा बाद में, लेकिन मोटी बात जान लीजिए कि अपनी प्रॉपर्टी में से हम कोई भी इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर नहीं किए, फिर भी हम अपनी प्रॉपर्टी को कुछ देर तक के यूज के लिए अगर आपको परमिशन दे देते हैं तो वो क्या है, वो है लाइसेंस। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है और मेरी लैंड ओपन है, खाली है, आपने कहा यहाँ हम कुछ कार्यक्रम कर ले, हमने कहा सो दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हमने आपको केवल छूट दे दी, ठीक है। दिस इज लाइसेंस। लाइसेंस में बी विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, हम चाहें तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह के हित का अंतर नहीं। जबकि यही अगर हम हित के अंतरण के साथ पैसे पर कुछ देर के लिए देंगे तो क्या है, वो पट्टा है। सो यू हैव टू डिस्कस इन डेप्थ द डिफरेंसेस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। आपको पट्टा और अनुज्ञप्ति में अंतर पे चर्चा करनी होगी, बहुत सूक्ष्म चर्चा करनी होगी। और यहाँ पर टीपीए और इजमेंट मिल जाते हैं आपस में। जब लीज कहां से डील होती है, टीपीए से। तो लीज और लाइसेंस इजमेंट एक्ट, इन दोनों में जब हम अंतर समझने की बात करते हैं तो ये दो एक्ट से, अलग अलग एक्ट से गवर्न होते हैं, इन दोनों को मिला के देखना पड़ता है, ठीक है। खैर जब लीज पर चलेंगे तब बताएं। First of all, you have to understand what is easement. So let me discuss the easement. What is easement? Okay. easement को मैं हिंदी में लिखूंगा, चलिए अंग्रेजी में पहले लिख देते हैं। easement. Though the term easement has been defined in section 4 of the Act, but we are not going to the Act right now. यद्यपि सुखाचार या सुखाधिकार हिंदी में देखते हैं, सुखाधिकार पद या सुखाचार दोनों एक ही चीज है। यद्यपि सुखाचार या सुखाधिकार पद इस अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित है, लेकिन हम लोग अभी अधिनियम में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं सामान्य तौर से। तो सबसे पहली बात है कि सुखाधिकार, हिंदी से मैं लेकर चल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में पॉसिबल नहीं, ठीक है। हिंदी वर्ड ऐसा बना हुआ है कि पॉसिबल। सुखाधिकार को हम लिख सकते हैं सुख धन अधिकार, लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं सुख धन अधिकार। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सुखाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी संपत्ति के सुखपूर्वक उपभोग के लिए आवश्यक। संपत्ति का उपभोग, जैसे एक घर हमारा है तो घर का हम उपभोग तब कर पा रहे हैं, क्या सिर्फ जितनी लैंड इससे जुड़ी हुई है उतने से इसका सुखपूर्वक उपभोग कर पा रहे हैं? नहीं, इसके सुखपूर्वक उपभोग के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? इस जमीन तक पहुंचने का मार्ग होने की। बताइए, खेत आपका है लेकिन उस खेत का उपभोग आप कब कर पाएंगे? जब उस खेत तक जाने के लिए रास्ता अगर संकरा है तो खेत का उपभोग सीमित हो जाता है, रास्ता अगर चौड़ा है, अच्छा है, तो खेत का उपभोग अच्छा हो जाता है। तो रास्ते से उस खेत के सुख में परिवर्तन होगा, अधिकार के उपभोग में परिवर्तन होगा नहीं होगा? बताइए। क्या बात है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे चलेगी लाइव क्लास? लाइव क्लास में अगर आप लोग पूछने पे भी कुछ नहीं बोलेंगे तो इससे तो बढ़िया कि रिकॉर्डिंग करके आपको शेयर कर दें, और अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जवाब नहीं देंगे सर आ रहा है समझ में। ठीक है। तो ओके, तो आप यूं समझिए, इसी तरह से आपने एक प्लॉट खरीदा है, यू आर ओनर ऑफ द प्लॉट एरिया, आप क्यों उस प्लॉट एरिया के ओनर है, और आपने अपनी प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना लिया, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे की जो लैंड है उसके आप ओनर है, अदर लैंड के तो आप ओनर है नहीं। अगर आपका सीवेज न निकलने दिया जाए, नापदान, बाहर निकलने की कोई परमिशन न मिले, कहीं निकालने की जगह न हो, तो कैसे उस घर का उपभोग करेंगे आप? बाहर से वाटर सप्लाई न आने की जगह हो, कैसे करेंगे? आपको किसी भी तरफ कोई विंडो लगाने की परमिशन न हो, तो कैसे करेंगे? लैंड आप तो सुखपूर्वक किसी जमीन के, पहली बात जान लीजिए कि सुखाचार केवल अचल संपत्ति से जुड़ा होता है, सुखाधिकार केवल अचल संपत्ति के उपभोग से जुड़ा है, चल संपत्ति के उपभोग से नहीं जुड़ा है। तो ये एक्ट जो है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दिस एक्ट इज रिलेटेड ओनली विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंडियन मैनेजमेंट एक्ट। ओके, भारतीय सुखाचार अधिनियम या सुखाधिकार अधिनियम केवल अचल संपत्ति के सुखपूर्वक उपभोग से संबंधित है या उपभोग से संबंधित है, ठीक है? यस सर। तो किसी अचल संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार एक हुआ, लेकिन उसका सुखपूर्वक उपभोग तभी कर पाएंगे जब आपकी अपनी लैंड से अदर जो लैंड है उन पर भी आपको कुछ राइट दिया जाए। ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बताऊं, आपने अपना प्लॉट ले लिया है, प्लॉट में आप बिल्डिंग बना रहे हैं। अब आपके सीवेज का वाटर, जो डर्टी वाटर है, जो गंदा वाटर है, ठीक है, वॉशरूम का, टॉयलेट का, किचन का, ये जो गंदा पानी है जिसको हम नापदान बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, उस सीवेज में जाएगा, कनेक्ट होगा, तो क्या पूरी प्लॉट में जहां तक सीवेज नाला गया है वहां तक क्या आपकी लैंड होगी जिससे होके जाएगा? वो नो सर। वो तो दूसरों की लैंड होगी ना, दूसरों में सरकार की लैंड भी हो सकती है, पर आपकी नहीं होगी। तो आपको जो ये राइट मिल रहा है, इसी तरह से आपने तो केवल प्लॉट खरीदा, बट प्लॉट तक जाने का जो रास्ता है वो क्या है? वो आपकी जमीन पे तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप कलकत्ता में रहते हैं और दिल्ली में एक प्लॉट खरीद लिए, तो कलकत्ता से दिल्ली तक की सड़क भी आप खरीदेंगे तब पहुंचेंगे। तो आपको जो जाने का मार्ग मिल रहा है पूरा का पूरा इजमेंट, वो अधिकार उसके उस पूर्वक भोग के लिए। अब यहाँ पर भी दो होता है, एक आवश्यकता का सुखाधिकार होता है और एक अन्य सुखाधिकार होता है, इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता का वो है कि जो कि रीच वहां करने के लिए जरूरी हो, मतलब बिना उसके हम पहुंच ना पाए, वो नेसेसिटी, वो मैंडेटरी है, दिया ही जाएगा। कहीं भी कोई पीस ऑफ लैंड होगा तो वहां दिया ही जाएगा, ठीक है? अगली बात, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि आप अभी काइंड्स ऑफ इजमेंट पे मत चले। तो पहली बात हम चले, अगली बात पे नहीं, पहली बात पे आए, इजमेंट्री राइट, सुखाधिकार, राइट ऑफ इजमेंट किसके पास होता है? किसी लैंड के पास, लैंड के जो पोजेशनर है उसके पास होता है, जो उसका वहां जाना चाहता है, जिसका पोजीशन है। ओनर के पास नहीं होता, ध्यान दीजिए आप, स्वामी के पास नहीं होता, कब्जाधारी के पास होता है। जैसे मैं इस फ्लैट में हूं तो मैं टेनेंट हूं, तो भी यहाँ के सारे इजमेंट मेरे पास है, ठीक है? ये विंडो खोलने का, लिफ्ट से आने जाने का, गैलरी, पब्लिक गैलरी जो है उसका यूज करने का, ये सारा राइट मेरे पास है। ओके, तो जो कोई किसी एक प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए दूसरों के लैंड पर जो राइट रखता है, दूसरों की लैंड, वो पब्लिक लैंड हो सकती है, वो गवर्नमेंट की लैंड हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो सकती है, बट वो मेरी नहीं होनी चाहिए।
वो मेरे पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एज ओनर एंड पोजीशनर दोनों हूं तो एज ए ओनर मेरी ओनरशिप में नहीं होनी चाहिए। तो राइट टू इजमेंट कहाँ लाई करता है, किस पे बर्डन इंपोज करता है? ऑन अदर्स लैंड। कहाँ इंपोज करता है ये? दूसरों की भूमि पर। तो अब यहाँ दो भूमियां हो गई, टू पीसेस ऑफ लैंड, भूमि के दो टुकड़े हुए ना इजमेंट के। तो भूमि के दो टुकड़ों के लिए क्या क्या जरूरी है? एक टुकड़ा भूमि का, एक टुकड़ा ये है, और दूसरा टुकड़ा जिस पर इजमेंट होगा वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये टुकड़ा है। हाँ, इसके आगे अगर ये जुड़ा है और यहाँ पे सड़क है तो ये इजमेंट यहाँ से होकर जाएगा तो इस पे भी चला जाएगा, लेकिन जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। उस इजमेंट के लिए वो टुकड़े जुड़े होने चाहिए आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के लिए ये लैंड का नाम है ए, यह है बी और यह है सी। ये पूरी एक पीस ऑफ लैंड थी, भाइयों में आपस में विभाजन हुआ। विभाजन में ए को पीछे हिस्सा मिला, बी को बीच में, सी को पीछे आगे फ्रंट। तो यहां से रास्ता का अधिकार दिया गया, बी आ गया, और बी के ए और सी और बी दोनों की प्रॉपर्टी से होते हुए, लैंड से होते हुए ए अपने घर पहुंच गया। तो मार्ग का जो अधिकार ए को मिला वो किसकी जमीन पे मिला? बी और सी के। ए और बी दोनों को सी की जमीन पे मिला। तो किसी एक भूमि के टुकड़े के सुखपूर्वक उपभोग के लिए किसी ऐसे भूमि के टुकड़े पर किसी अधिकार का होना जो उसकी अपनी न हो, यही सुखाधिकार है। किसी एक भूमि के टुकड़े के सुखपूर्वक उपभोग, ध्यान दीजिएगा, सुखपूर्वक उपभोग के लिए अन्य टुकड़ों पर जो उसकी अपनी न हो, किसकी? जो इसमें है। सपोज करिए कि ये यहाँ है, ओनर है, बी इसका ओनर है, सी इसका ओनर। बी और सी ने 10 साल के लिए लीज पर ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ए को ही दे दिया। ए को ही बी और सी ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर ए को दे दिया। अब ए को जो यहां से आने जाने का अधिकार, लीज पर का मतलब क्या हुआ? ए पोजीशनर हो गया, कब्जाधारी हो गया, किसका? तीनों प्रॉपर्टी। ऐसे में ए जो अपनी भूमि पर आएगा वो एज एन इजमेंटरी राइट टू अपॉन सीज एंड बीज लैंड, या उसका इजमेंट नहीं रहता। ये वाली बात बताइए। मैंने कहा ना कि तीन अलग अलग कब्जे में होनी चाहिए। बी और सी ओनर हैं, इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना खेत जो है ए को लीज आउट कर दिया 2 साल के लिए। उस 2 साल के लिए ए का अपनी जमीन पर जो पहुंचने का अधिकार है वो अभी भी सुखाधिकार के रूप में बना हुआ है या सस्पेंड हो गया? बना हुआ है सर। नहीं, गलत। कैसे बना हुआ है? अब तो यहाँ भी परिसर कौन है? यही है ना। अच्छा, फिर आपने हाँ, सुना ही। ठीक है सर। जी सर, जी सर। कभी भी दूसरे की लैंड पर होगा। दूसरे की लैंड का मतलब जो दूसरे के पोजीशन में, दूसरे के ओनरशिप में हो, नहीं, दूसरे के पोजीशन में भी। जी यहाँ सर, पे समझ गई। सी और बी ने क्या किया? लीज आउट करके किसको दिया? ए को ही दे दिया है। ए को ही दे दिया। तो अब तो यस ए को यहाँ भी पूरे में आने जाने का, बी के लैंड में पूरे में आने जाने का अधिकार हो गया ना। जी 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 सर। तो अब ये चाहे तो ऐसे जाए, चाहे तो ऐसे जाए, चाहे तो ऐसे जाए, ये को कौन पूछने आ रहा है? अब ए का सी और बी पे इजमेंटरी राइट नहीं है, क्योंकि पूरी लैंड, जो सारे पीस ऑफ लैंड थे वो 1 पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो गया उनके यूटिलाइजेशन। जी सर, जी सर। फिर 2 साल बीत गया, जरा समझिएगा, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। 2 साल बीत गया, लीज ओवर हो गया। लीज ओवर होते ही ये अपना इतने में सिमट गए। लीज ओवर होते ही ये इतने फिर सिमट गए। अब बताइए, फिर से ये इजमेंटरी राइट जिंदा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, सर। तो बीच में क्या था? सस्पेंशन ऑफ इजमेंटरी राइट, सुखाचारों का निलंबन। सेक्शन 51, द लास्ट सेक्शन। 51 है कि 49? 51, हाँ, ये तो 51 है, पुनः आ गया 46 में जो है निलंबन हुआ था। 51
थोड़ा सा क्यों दीजिए, रिवाइवल ऑफ हिज, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। द लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा दिया। क्लियर बिल्कुल? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ओनरशिप से नहीं चलता है, पोजीशन से चलता है। एक ही ओनरशिप के, एक ही ओनरशिप, एक ही ओनरशिप, कितनी ओनरशिप? एक। मैं दूसरा उदाहरण दूं, ध्यान से देखना, नहीं दिया आपने उत्तर गलत दिया, ध्यान से देखिए। ये एक ही पीस ऑफ लैंड, कितनी पीस ऑफ लैंड है? एक, है ना। आगे से सड़क से जुड़ी हुई है, मार्ग है, पाथ है। ये किसकी है? मिस्टर एक्स की। एक्स ने क्या किया, पीछे से अपना इतना खेत लीज आउट, पीछे का अपना हिस्सा आपको किराए पर दे दिया 1 साल के लिए। तो अब जैसे इसको सेपरेट किया, 2 पोजीशनर हो गए, इधर वो खुद है, इधर है एक्स टेनेंट, चल इसका नाम टी हमने रख दिया। अब एक्स का टेनेंट इधर इतने लैंड का पोजीशनर हो गया। इस लैंड तक आने जाने के लिए एक्स को अपनी जमीन से रास्ता देना होगा कि नहीं देना होगा? बताइए। देना होगा सर। तो एक ही ओनरशिप में दोनों लैंड, लेकिन 2 पोजीशनर हो गए, तो फिर वहां इजमेंट अराइज हो गया ना। आप लोग रूम लेकर रेंट पर रहते हैं, भाड़े पर रहते हैं, फ्लैट लेकर रहते हैं, किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ आपने तीसरे मंजिला का फ्लोर ले लिया, या दूसरे मंजिले पे पहले मंजिल पर आपने कोई रूम ले लिया, तो वो चार्ज किसका लेते? रूम का। लेकिन वहां तक आने जाने के लिए गेट ओपन करने, उससे एंट्री लेने, फिर सीढ़ी लैडर का यूज करने, ये सब जो राइट आपको मिल जाता है, ये क्या है? इजमेंट है। एक ही बिल्डिंग में इजमेंट चल रहा है, एक ही ओनरशिप में, बट पोजीशनर 2 हो गए। आप देखते हैं कि कभी कभी लोग आप अपना एक रूम भाड़े पर देते हैं, तो उस रूम का जो पीछे से डोर जो उनके तरफ खुल रहा होता है, उसको लॉक लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 पोजीशनर है, इधर आप राइट नहीं, इधर नहीं आ पाए। कोई ऐसी विंडो है जो उनकी तरफ खुल रही होती है, उसको लॉक कर देते हैं, नहीं इसको नहीं खोल सकते, वो आपका इजमेंट सीज कर लेते हैं। वही जब एक आदमी के पोजीशन में आएगी फिर वो खोल लेगा वो। ऐसा होता है ना। जी सर। तो आपको ओनरशिप से नहीं देखना, आपको पोजीशनर से देखना। पहले तो सुखाधिकार का उपभोग कौन करता है, स्वामी या कब्जाधारी? कब्जाधारी। कब्जाधारी। और ये सुखाधिकार किसको प्राप्त होता है, व्यक्ति को या संपत्ति को? व्यक्ति को। व्यक्ति को, लेकिन संपत्ति के उपभोग के लिए। उपभोग के लिए। ठीक है। तो ये संपत्ति से जुड़ा अधिकार है। कैसा अधिकार है ये? प्रॉपर्टीज राइट। क्या? जैसे देखिए, बी और सी इसके ओनर तो थे, लेकिन जैसे यहां से हट गए तो बी का जो सी के लैंड से आने जाने का राइट टू इजमेंट था, सी जो गया, खत्म हो गया। बताइए। सर रिपीट करिए। यहाँ बी, सी, बी और ए 3 लोग थे जी। बी और सी ने ए को ही दे दिया लीज पर अपनी प्रॉपर्टी। नहीं तो अगर सुखा बी यहाँ होता और अलग होता, यहाँ पे होता, तो इसका भी राइट टू इजमेंट होता, सी के जमीन से होकर आने जाने का होता ना। होता सर, बिल्कुल होता। लेकिन जैसे ही बी ने लीज आउट कर दिया, पट्टे पर दे दिया ए को, और सी ने भी दे दिया, अब बी यहाँ से हट गया, तो बी का अपना पोजीशन हट गया, तो बी को उस इजमेंट को यूटिलाइज करने का राइट तो खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। खत्म हो गया तो सर। ये राइट पर्सन को कहाँ है? ये तो राइट उसको है जो इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन है। तो सर जो संपत्ति को उपभोग कर रहा है उसको है ना सर, तो व्यक्ति उसको को ही तो हुआ, बिना व्यक्ति के कौन उपभोग करेगा? नहीं, फिर आप तो यहाँ तब कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। फिर तो सारे राइट ह्यूमन बीइंग को ही हो,
ये तो ऑब्वियसली सही, सारे राइट ह्यूमन बीइंग को ही होंगे ना, राइट किसी प्रॉपर्टी को थोड़ी होते हैं। जी सर। लेकिन ये राइट जो है वो एनेक्स टू द प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी पर बैठेगा उस वही यूटिलाइज करेगा। हाँ सर, कब्जाधारी ये को कहने का मतलब है। तो ये उस जी। पर्सन से नहीं जुड़ा है, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़ा है। उसका यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं जी हस्बैंड, समझिएगा, मैं हस्बैंड हूं, मैं फादर हूं, मदर हूं, ब्रदर हूं, वो मेरा राइट मुझसे जुड़ा है सिर्फ। वो इंडिविजुअल इन पर्सनल कैपेसिटी मेरा राइट है, उसमें किसी और कंडीशन की जरूरत नहीं कि हाँ होंगे तब वो राइट मिलेगा, वो करेंगे तब, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पोजेशनर को राइट है, पोजेशनर को राइट होने के नाते ये राइट उसी के पास चला जाता है जो वहां लैंड पर हो। जी सर। समझना। तो इस तरह से राइट के दो क्लास बने कि नहीं बने? बने सर। एक तो ये प्रॉपर्टीज राइट है, ये प्रॉपर्टी से एनेक्स टू द प्रॉपर्टी है, इस नाते प्रॉपर्टीज राइट। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज राइट भी दो तरह का होता है। मैं फिर से बता दूं प्रॉपर्टीज राइट क्या है। कोई मुझे गाली न दे, ये मेरा पर्सनल राइट है। कोई मेरी प्रॉपर्टी डैमेज न करे, ये मेरा राइट उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, इस नाते ये प्रॉपर्टी है। तो पर्सनल का मतलब होता है जो मेरी अपनी बॉडी या अपनी माइंड खुद उससे जुड़ा हुआ, और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो अदर देन बॉडी से जुड़ा हुआ है। ओके, इस तरह से राइट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। जी सर। हाँ, अब एक क्लासिफिकेशन और आता है। प्रॉपर्टीज राइट भी दो तरह के हैं। एक जो हमारे अपने प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, तो सेल्फ प्रॉपर्टीज राइट, स्व सांपत्तिक अधिकार, कि मैं अपने घर में कैसे रहूं, कहां क्या करूं, मैं अपनी अंगूठी रिंग जो है पहनूं न पहनूं, मैंने अपने पेन से लिखूं न लिखूं, मैं अपनी किताब पढ़ूं न पढ़ूं, है ना। ये उस प्रॉपर्टी से जुड़ा मेरा राइट है, बट वो मेरा अपना है। का क्या प्रॉपर्टी? सेल्फ प्रॉपर्टी। दूसरा एक राइट वो है, तो आप जरा देखिए, ये राइट इनके पास है कि सी की जमीन से होकर आएगा, लेकिन राइट कहां है? सी की जमीन पर है। ये भी प्रॉपर्टी राइट है, बट अपॉन अदर्स लैंड। तो सेल्फ प्रॉपर्टी राइट, अदर्स प्रॉपर्टी राइट, स्व सांपत्तिक अधिकार, पर सांपत्तिक अधिकार, अन्य की संपत्ति पर हमारा अधिकार। इजमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है? स्व सांपत्तिक अधिकार में आ रहा है कि पर संपत्तिक अधिकार में आ रहा है? पर संपत्ति का अधिकार में आ रहा है सर। किसमें? पर संपत्ति। पर संपत्ति। वेरी गुड, पर संपत्ति। पर संपत्ति। अगर जो पर संपत्ति हो मेरे ही कब्जे में आ गई तो इजमेंट तब तक के लिए सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ पर का मतलब क्या है? इन अदर्स ओनरशिप और इन अदर्स पोजीशन। सर अदर्स पोजीशन। वेरी अदर्स अदर्स पोजीशन, अन्य के कब्जे, अन्य की ओनरशिप से मतलब है मैं अपने ही खेत का आगे जो सड़क से जुड़ा हिस्सा है उसको आपको भाड़े पर दे दिया, तो भी मेरे पास राइट बचा रहेगा कि मैं आपके खेत से होकर अपने खेत तक पहुंच जाऊं, तो पीछे का हिस्सा मैंने अपने ले लिया है, तो मेरा राइट क्या होगा? जबकि ओनर तो मैं पूरे का हूं, लेकिन आगे का चूंकि आपको दे दिया भाड़े पर, तो अब आपका आगे का पोजीशन है, लेकिन मेरा राइट वहां से आने जाने का हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिना कहे हो जाएगा। क्योंकि राइट टू पाथ जो होता है, जो मार्गाधिकार है, अगर द ओनली वे बच रहा है, एक ही तरह का मार्ग, एक ही मार्ग बच रहा है, तो उसको राइट टू नेसेसिटी कहते हैं, आवश्यकता का सुखाधिकार। आवश्यकता का सुखाधिकार वो सुखाधिकार होता है जिसके बिना उस संपत्ति का यूज ही नहीं कर सकते, वो मैंडेटरी हो, दिया ही जाए, वो चाहे उसके लिए आप कहें ना कहें, उसको लॉफुली इंपोज मान लिया जाता है। समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ। तो अब देखिए, अब एक बात और जानिए, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा जिसके फेवर के लिए, जिसके यूटिलाइजेशन के लिए आपको राइट मिल रहा है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा जिसके ऊपर वो राइट इंपोज होगा। दो पीस ऑफ लैंड हो गए, एक के यूटिलाइजेशन के लिए दूसरे पर हमको राइट मिला, तो जिसके फेवर में राइट मिलेगा उसका नाम क्या है,
और जिस पर राइट मिलेगा, जिसके ऊपर अधिरोपित होगा वो राइट, वो भाग, उसका नाम क्या है? दो नाम रखे गए, दोनों हेरिटेज, इनको दाय कहते हैं। दाय मतलब संपत्ति। तो क्या कहेंगे? हेरिटेज। तो जिसके फेवर में राइट मिला उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट हेरिटेज। क्या कहेंगे? डोमिनेंट। The piece of land for which easement is provided is called as dominant heritage. Dominant heritage. And upon which proper piece of land the easement is imposed, is burdened, is called as servant heritage. वो सर्वेंट है, सेरिवेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? अधिसेवी दाय, अनुसेवी दाय। क्या कहेंगे? अधिसेवी, अनुसेवी। क्लियर? बिल्कुल। सर अधिसेवी कौन होगा? अधिसेवी डोमिनेंट, ये हो जाएगा अधिसेवी। अनुसेवी जो सेवा में लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो जिस भूमि के उपभोग के लिए सुखाधिकार मिला वो अधिसेविता है, डोमिनेंट हेरिटेज। और जिस पर मिला वो अनुसेविता है। हर एक इजमेंट के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच एंड एवरी इजमेंट। ईच एंड एवरी हमने क्यों कहा? अब जरा देखिए, ये एक ही प्लॉट था, इस एक प्लॉट को दो लोगों में बांट दिया गया। इधर सड़क है और इधर से सीवर जा रहा है। ये सीवर जा रहा, सड़क नहीं, इधर सीवर है। इधर से इनको इधर से, अच्छा इसका नाम लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स नामक प्रॉपर्टी के लिए आने जाने का राइट इधर से मिला और सीवेज निकालने का वाई का राइट इधर से मिला। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यस सर। तो दोनों का ही एक दूसरे पर इजमेंट हुआ ना? हो गया सर। लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट, दोनों ही सेरिवेंट आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे फॉर इजमेंट ऑफ पाथ एक्स इज डोमिनेंट हेरिटेज, वाई इज सेरिवेंट हेरिटेज। मार्गाधिकार के संबंध में एक्स जो है वो अधिसेवी दाय है, वाई अनुसेवी दाय है। जबकि नापदान, नाली निकालने के संबंध में उल्टी स्थिति है, वाई डोमिनेंट हेरिटेज है, एक्स सेरिवेंट हेरिटेज। इसीलिए मैंने कहा हर एक इजमेंट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा किस इजमेंट के लिए कौन डोमिनेंट है, कौन से। ओके? यस सर। बिल्कुल क्लियर यहां तक? जी सर। हाँ, ये सब है कैसे हैं कि अगर आप शुरू में कॉन्सेप्ट पकड़ देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये समझना है। यानी हम जब कहेंगे डोमिनेंट हेरिटेज तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इजमेंट उसी को मिले होंगे, और हम कह देंगे सेरिवेंट हेरिटेज तो सारे इजमेंट उस पर इंपोज ही होंगे, उसको कोई इजमेंट नहीं मिला होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम डोमिनेंट हेरिटेज कहेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी एक या दो या चार या 10 या 20, 100, 200, 400 जो भी हो, सर्टेन इजमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं। लेकिन नाम नहीं होगा किसी भी एक इजमेंट के लिए जिसके फेवर में मिल रहा है वो डोमिनेंट हेरिटेज, अधिसेवी दाय, अधिसेवी दाय। और जिस पर वो इंपोज हो रहा है वो अनुसेवी दाय, सेरिवेंट। एकदम याद? बिल्कुल। यस सर। तो अब हम कहेंगे, अब देखिए परिभाषा पे हम चल रहे हैं। तो सुखाधिकार क्या है? किसी भूमि के सुखपूर्वक उपभोग के लिए किसी अन्य भूमि पर अधिकारों का होना सुखाचार। ये अधिकारों का क्या होना? कुछ करने का अधिकार होना या कुछ करने से रोकने का अधिकार। कुछ न करने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार होना, कुछ करने से रोकने का अधिकार। किसको रोकने का? अगर ये कुछ करेगा तो रोकने का अधिकार है, या इसका अपना कुछ इधर करने का अधिकार है। ठीक है? करने का अधिकार है। करने का अधिकार या दूसरे सेरिवेंट हेरिटेज के पोजेशनर को कुछ करने से रोकने का अधिकार। जैसे एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बना ली और यहाँ विंडो खोल दिया,
वाई ने कॉन्सेंट दिया है कि ठीक है 15 साल तक विंडो खुली रहेगी। इसको क्या कहते हैं? संविदात्मक सुखाचार। अभी हमने आवश्यकता का सुखाचार बताया, अब हमने दूसरा बता दिया संविदात्मक सुखाचार। बता दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ था, हाँ ठीक है 15 साल तक आप खिड़की खोलिए, 15 साल के बाद हम यहाँ बनवाएंगे घर, आपको बंद करना पड़ेगा, ऐसा आप कर सकते। तो उस 15 साल तक इसका क्या अधिकार है? ये ऐसा कोई निर्माण न करे जिससे इसकी खिड़की पे व्यवधान आ जाए। तो रोकने का अधिकार है ना, कुछ निर्माण करके उसकी खिड़की बंद करे, ऐसे निर्माण को रोकने का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, 15 साल तक हो गया। 15 साल तक के लिए रोकने का अधिकार। तो और यहाँ आने जाने का अधिकार भी क्या है? कुछ करने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। एक ही साथ दोनों भी हो सकता है, कुछ करने का और दूसरे को कुछ करने से रोकने का। ये आने जाने का अधिकार है, और वाई यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो डिस्टर्बेंस से रोकने का अधिकार भी है इसी साथ। तो उसके साथ एनेक्स होगा ऑब्वियसली। जब कोई राइट हमको मिलता है तो उस राइट को कोई डिस्ट्रॉय न करे, डैमेज न करे, डिस्टर्ब न करे, उसके अगेंस्ट हमको राइट मिल जाता है ऑटोमेटिक। ये उसके इंसिडेंट्स में जाएगा, प्रसंगति कहा, ठीक है। लेकिन हमने जो ये इलस्ट्रेशन दिया कि इन्होंने यहाँ खिड़की लगाई 15 साल के लिए, तो खिड़की क्या है? कोई खिड़की में कुछ करना थोड़ी हो, तो खिड़की से ऑटोमेटिक हवा और लाइट आएगी। इजमेंट भी दो, तो एक देखिए इजमेंट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। अभी आपने एक देखा इजमेंट बाय नेसेसिटी एंड इजमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है इजमेंट बाय कस्टम, रूढ़िगत सुखाधिकार, सभी लोगों का रूढ़िगत अधिकार है। होलिका दहन कहाँ गांव में किया जाए, एक स्थान बना होगा वहीं करेंगे, इजमेंट्री कस्टमरी राइट है। एक है इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, चिरभोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार। 4 प्रकार के सुखाधिकार हैं अपने ओरिजिन के बुनियाद पर। ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के, कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर, कस्टम के बुनियाद पर, नेसेसिटी के बुनियाद पर और प्रिस्क्रिप्शन के बुनियाद पर। 20 ईयर्स अगर हम आपकी लैंड पर, अपने लैंड के यूटिलाइजेशन में कोई इजमेंट का एक्सरसाइज करते रहे, आपने न तो उसको हाँ किया था, न कभी बीच में मना करने आए, तो आफ्टर 20 ईयर्स हमारा इजमेंट्री राइट हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। अब आप उसको रोक नहीं सकते। इसको कहते हैं चिर भोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार, धारा 15, नेसेसिटी धारा 13, कस्टमरी धारा 18 और बाय एग्रीमेंट धारा 12। इसे पढ़ा देंगे आपको, घबराइए। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर, उत्पत्ति के आधार पर सुखाचारों का वर्गीकरण हुआ ना। कितने प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर? 4। सबसे पहले एग्रीमेंट की बुनियाद पर, फिर आवश्यकता, उसमें किसी एग्रीमेंट की, किसी कस्टम की जरूरत नहीं है। 2 भाई थे, भाइयों में घर का विभाजन हुआ, अलग अलग हुए, सड़क की तरफ एक भाई ने हिस्सा लिया, या नीचे की मंजिल एक भाई लिया, ऊपरी मंजिल दूसरे भाई ने लिया। नीचे वाले मंजिल से ऊपर वाली मंजिल तक आने जाने की सीढ़ी देनी पड़ेगी। ऊपर की मंजिल का पानी नीचे ही गिरकर जाके बहेगा, तो नापदान, नाली, सबका इजमेंट्री राइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि वो इजमेंट ऑफ नेसेसिटी है, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आपने विभाजन में ऐसी कोई बात लिखी हो एग्रीमेंट में या न, है ना। इजमेंट ऑफ नेसेसिटी का इजमेंट बाय एग्रीमेंट, इजमेंट बाय नेसेसिटी जो केवल भाई भाई में नहीं, आप अपने घर में किराएदार रख रहे हैं, आपने ऊपर की मंजिल दे दी है किराए पर, आपने रेंट एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिखा है कि ऊपर रहेंगे, इतना किराया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने कहीं नहीं जिक्र किया कि सीढ़ी से होकर जाएंगे कि कैसे जाए, ऑटोमेटिकली वो मिल के रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तुमको पिछला कमरा किराए पे दिया है छत का, जाने आने का अधिकार थोड़ी दिया, हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि वो इजमेंट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सुखाधिकार है, वो सेक्शन 13 में है, और लीगली प्रिज्यूम कर लिया जाता है, और उसको कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता। तो 2 हो गए, बाय एग्रीमेंट, बाय नेसेसिटी। देन इसके बाद 15 आता है। 15 में क्या आता है? बाय प्रिस्क्रिप्शन। 20 ईयर्स आपने अपना घर बनाया और 20 वर्षों तक आप मेरी तरफ खिड़की खोल के थे, मेरे छत की तरफ खिड़की खोल रहे थे, मैं मना ही नहीं किया, न मैं बनाने के लिए परमिशन दिया। अगर परमिशन देता तो एग्रीमेंट हो जाता, मैं रोका नहीं, यानी कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका राइट हमेशा के लिए बन जाएगा।
ये बाय प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आओ एक क्या है, कस्टमरी। कस्टमरी क्या है, जो कस्टम के जरिए मिला हुआ है, ठीक है। कस्टम से जो मिला हुआ है उसको कस्टमरी कहते हैं। जैसे तालाब किसी एक का भले हो, किसी एक व्यक्ति का तालाब, लेकिन सदियों से लोग उसमें अपने पशुओं को धोते आ रहे हैं। धोबी वहां कपड़ा धुलते आ रहा है सदियों से, मतलब कि न जाने कब से। तो भले वो ओनर है उस पॉन्ड के, लेकिन वो नहीं रोक सकते उसको। यानी वही प्रिस्क्रिप्शन में जब यहाँ तो 20 वर्ष का प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि स्थिर भोगाधिकार, जब वो अनंत समय से हो, याद ही न हो कब से है, तो वही रूढ़िक सुखाधिकार है। क्लियर बिल्कुल। तो अपनी उत्पत्ति के आधार पर सुखाचार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। Source of easement. On the basis of sources of easement, it may be classified into 4 classes. Okay? On the basis of its nature, अपनी प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं? तो प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, दो एक तरफ, दो एक तरफ। एक है एपियोड, एक है नॉन एपियोड, और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस। प्रकट सुखाधिकार और प्रकट सुखाधिकार। प्रकट सुखाधिकार क्या है? जिस सुखाधिकार का जो सोर्स यूज करने का वो दिखाई दे रहा है, जैसे विंडो खुली, ये विंडो इधर हमारी तरफ खुली हुई है, सबको दिख रहा है, अच्छा ये इनकी विंडो इधर, लेकिन जमीन के नीचे से नापदान गया वो नहीं दिख रहा है। अप्रकट है, नॉन एपिरेंट हो गया ना? जी सर। तो एपिरेंट, नॉन एपिरेंट। एपिरेंट का मतलब कि जिसका कोई सिंबल दिखाई, जो इजमेंट का जो यूटिलाइजेशन है उसका कोई भी फॉर्म दिखाई दे, विजिबल हो आंखों से। नॉन एपिरेंट का मतलब कोई ऐसे ही जब तक उसको बताया ना जान पड़ सके कहाँ क्या है। जैसे आपकी जमीन के नीचे से ऑयल गैस पाइप गई है 20 फीट नीचे से, और आपके जमीन के ऊपर जो है हाई एक्सटेंशन वायर गया है, तो हाई एक्सटेंशन वायर दिख रहा है, वो एपिरेंट है। और नीचे जो है जमीन के नीचे वो दिख नहीं रहा है, वो नॉन एपिरेंट है। दो हो गया। जी सर। दूसरा ये है कि हमको यहाँ पे 2 तरह का सुखाधिकार है। एक हमारा ये नापदान का पानी जा रहा है, और एक हम खुद यहाँ आ जा रहे हैं। वाई के नापदान का पानी एक्स की जमीन से होते हुए नाले में जा रहा है, सीवर में जा रहा है, और वाई के लैंड से होकर एक्स अपने लैंड तक आ रहा है। इसमें 2 तरह के इजमेंट दोनों लोगों के पास है, लेकिन एक ऐसा इजमेंट है कि उसके लिए एक्स को कुछ करना है, जबकि वाई का जो इजमेंट है उसके लिए वाई को कुछ करना नहीं। करना है कुछ, वाई अपने घर में बर्तन धुलेगा, ऑटोमेटिक पानी इधर चला जाएगा, वाई को कुछ नहीं करना। लेकिन एक्स को जो इजमेंट मिला हुआ है उसका यूज तभी होगा जब खुद इधर से जाएंगे, चल के पैदल चलेंगे, है ना? यस सर। तो इजमेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो इजमेंट है जिसके यूटिलाइजेशन के लिए हमें कुछ करना हो, एक वो है जिसका ऑटोमेटिक यूज होता रहता है। तो जो ऑटोमेटिक यूज है वो कॉन्टिन्यूअस माना जाता, सतत माना जाता, कभी कोई पूछ ही नहीं सकता कब है कब नहीं है, यूज किया नहीं। लेकिन जिसमें हमको कुछ करके ही उसका यूटिलाइज करना है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस। इसका अंतर क्या है? इसमें ये कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं डाल सकते नाली में, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, रात को 10 बजे गेट बंद हो गया, यहाँ चारपाई बिछाकर सोए हुए हैं, अपनी कार यहाँ खड़ी कर दी है, और सुबह इनके जगने से पहले कार हटा दी, कोई दिक्कत। तो जो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे चलने का मार्गाधिकार हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आपके आने से पहले बाधा थी और आपके आने से पहले हटा दी तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा। समझिएगा, इस वजह से स्पेसिफिकेशन हो किया। बात समझ में आ रही? जी सर। जो नॉन कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए तो अगले कुछ करना ही नहीं है, तो आप कब नाली को बंद कर देंगे? आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी ये कॉन्टिन्यूअस, जो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, असतत है। असतत कौन सा? असतत का मतलब है कि वो तभी यूटिलाइज होगा जब आप कुछ करेंगे।
तो जिस समय अगले को पता कि आप कुछ नहीं करेंगे, चलिए आप अपने फ्लैट में ताला बंद करके चले गए हैं शिमला, अब ये अपनी गाड़ियां यहाँ खड़ी कर दे रहे हैं, आपकी गेट तक लगाकर खड़ी कर रहे हैं, तो कोई आप क्लेम कर पाएंगे क्या कि हम हमारे न रहने में हमारे गेट पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं? नहीं। क्योंकि लैंड के ओनर तो वही है, आप केवल आने जाने का अधिकार है, और आपके आने जाने से पहले हटा दीजिए, तो ट्रेसपासर भी नहीं है वो, क्योंकि आप उस लैंड के ओनर नहीं है, आप उस लैंड के पजेशनर भी नहीं है, भी जान लीजिए। जिसको इजमेंट मिला है सेरिवेंट हेरिटेज पे, उसका इजमेंट्री राइट सेरिवेंट हेरिटेज पे कोई पजेशन नहीं है, तो ट्रेसपास भी वो नहीं किया। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? आया सर। बड़े बुझे बुझे मन से उत्तर आ रहा है। आ रहा है सर समझ में सर। आ रहा है ना? जी सर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पहले इतना विधिवत समझा दूं। ठीक है, चलिए कल फिर इसी पे क्लास होगी। खास करके आप लोग कहां तक समझ गए मैं जान रहा हूं, आप डोमिनेंट हेरिटेज सेरिवेंट हेरिटेज समझ गए हैं, सुखपूर्वक उपभोग समझ गए हैं, और इसके सोर्सेस समझ गए हैं, इसके काइंड समझ गए हैं। लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ाई है बेरक्स, तो फिर ये सब चीजें रिपीट की जाएंगी अच्छे से, तो हम लोग कल मिलेंगे। ओके, जी सर। बंद करें ना? जी सर। इसके बाद टीपीए पढ़ाया जाएगा इजमेंट के बाद, ठीक है सर। तब मजा आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई। ओके।